इमामा। वसीम दरवाजा बजाते हुए बुलंद आवाज में उसका नाम पुकार रहा था। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? दरवाजा खोलते ही उसने कुछ हवास बाख्तगी के आलम में वसीम से पूछा, जिसका रंग उड़ा हुआ था। फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारे पास? वसीम ने उसे देखते ही फौरन पूछा। हाँ, क्यों? वो मजीद परेशान हुई। बस उसे लेकर मेरे साथ आ जाओ। वसीम ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्या हुआ? उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसकने लगी। चूचू ने फिर खुदकुशी की कोशिश की है। अपनी कलाई काट ली है उसने। मुलाजिम आया हुआ है नीचे उसका। मेरे साथ चलो। इमामा ने बेइख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। तुम्हारे दोस्त को मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिस तरह की हरकत करता फिरता है। इमामा ने नागवारी से अपने बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा। मैं तो इसे देखते ही भाग आया हूं, अभी वो होश में था। उसने मुड़कर इमामा को बताया। वो दोनों अब उसके पीछे सीढ़ियां उतर रहे थे। तुम उसे हॉस्पिटल ले जाते। इमामा ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर कहा। वो भी ले जाऊंगा, पहले तुम उसकी कलाई वगैरह तो बांधो, खून तो बंद हो। वसीम, मैं उसे कोई बहुत अच्छी किस्म की फर्स्ट एड नहीं दे सकती। पता नहीं उसने किस चीज से कलाई काटी है और जख्म कितना गहरा है। उसके अपने घर वाले कहाँ हैं? बात करते करते इमामा को ख्याल आया, उसके घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मुलाजिम है। वो तो कोई फोन कॉल आई थी जिस पर मुलाजिम उसे बुलाने के लिए गया। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो परेशान होकर दूसरे मुलाजिमों के साथ मिलकर उसने दरवाजा तोड़ दिया। वो दोनों साथ साथ चलते हुए अब अपने घर से निकल आए। तुम्हारा ये दोस्त जो है ना, इमामा ने कुछ नाराजगी के आलम में वसीम के साथ चलते हुए सालार के बारे में कुछ कहना चाहा, मगर वसीम ने गुस्से में पलटकर उसको झड़क दिया। फॉर गॉड सेक, अपनी लानत मलामत बंद नहीं कर सकती तुम? उसकी हालत सीरियस है और तुम उसकी बुराइयों में मसरूफ। ऐसी हरकतें करने वालों के लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं है। वो दोनों अब सालार के लाउंज में पहुंच चुके थे। चंद कदम चलने के बाद वसीम एक मोड़ मुड़ा और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इमामा उसके पीछे ही थी, मगर फिर जैसे करंट खाकर रुक गई। कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही सामने कद आदम खिड़कियों पर कुछ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की बड़ी बड़ी उरिया तस्वीरें इस तरह लगाई गई थीं कि एक लम्हे के लिए इमामा को यूं लगा जैसे वो तमाम लड़कियां हकीकी तौर पर उस कमरे में मौजूद हैं। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। एक तरफ बेड पर पड़े हुए जख्मी के बारे में उसकी राय कुछ और खराब हो गई। वो तस्वीरें उसके किरदार की पस्ती का एक और सबूत थी, और कमरे में 3-4 लोगों की मौजूदगी में उसके लिए वो तस्वीरें खासी खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी का बाइस बन रही थीं। उन तस्वीरों से नजरें चुराते हुए वो तेजी से डबल बेड की तरफ आ गई, जहां सालार सिकंदर लेटा हुआ था। वसीम उसके पास बेड पर बैठा फर्स्ट एड बॉक्स खोल रहा था, जबकि इमामा का बड़ा भाई सालार की उस कलाई को बेडशीट के एक लटके हुए कोने के साथ दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि खुद सालार नशे में डूबे किसी इंसान की तरह अपना दायां हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो वसीम और वहां मुलाजिमों से कुछ कह भी रहा था। इमामा के आगे बढ़ते ही उसके बड़े भाई ने उस कुर्सी को छोड़ दिया जिस पर वो बैठे थे। उसके जख्म को देखो, मैंने चादर से खून रोकने की कोशिश की है, मगर मैं कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने उसकी कलाई इमामा को थमाते हुए कहा। इमामा ने कुर्सी पर बैठते ही उसकी कलाई के गिर्द लिपटा हुआ कोना हटाया। जख्म बहुत गहरा और लंबा था। एक नजर डालते ही उसे अंदाजा हो गया था। सालार ने फिर एक झटके के साथ अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर इमामा मजबूती से कलाई के कुछ नीचे से उसका बाजू पकड़े रही। वसीम, बस बैंडेज निकाल दो, ये जख्म बहुत गहरा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बैंडेज करने से खून रुक जाएगा, फिर तुम लोग इसे हॉस्पिटल ले जाओ। उसने एक नजर नीचे कारपेट पर जज्ब होते हुए खून पर डाली। वसीम तेजी से फर्स्ट एड बॉक्स में से बैंडेज निकालने लगा। सालार ने बेड पर लेटे लेटे अपने सर को झटका दिया और आंखें खोलने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने अब धुंधलाहट सी थी, मगर उसके बावजूद उसने अपने बेड से कुछ फासले पर बैठी हुई उस लड़की और उसके हाथ में मौजूद अपने बाजू को देखा। कुछ मुश्तइल होकर उसने एक और झटके के साथ अपना हाथ उस लड़की के हाथ से आजाद करवाने की कोशिश की। हाथ आजाद नहीं हुआ, मगर दर्द की एक तेज लहर ने बेइख्तियार करहाने पर मजबूर कर दिया था। उसे चंद लम्हों के लिए यही महसूस हुआ था जैसे उसकी जान निकल गई, मगर अगले ही लम्हे वो एक बार फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग दफा हो जाओ, जाओ, कहां से आ गए हो? उसने कुछ मुश्तइल होकर लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। यह मेरा कमरा है, तुम लोगों को अंदर आने की जुर्रत कैसे हुई? तुम वसीम, तुम दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट, जस्ट गेट लॉस्ट, ब्लडी बास्टर्ड, उसने बुलंद आवाज में मगर लड़खड़ाती जबान से कहा। इमामा ने उसके मुंह से निकलने वाली गाली को सुना। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग बदला, मगर वो फिर उसका हाथ मजबूती से पकड़े बैठी रही। उसने वसीम से कॉटन लेकर कराहते हुए सालार की कलाई के जख्म पर रख दी, जो हाथ को खींचने और हिलाने से बाज नहीं आ रहा था,
और वसीम के हाथ से लेकर लपेटना शुरू कर दिया। सालार ने धुंधलाई आंखों के साथ अपनी कलाई के गिर्द किसी चीज की नरमी को महसूस किया। कुछ बेबसी और झुंझलाहट के आलम में सालार ने अपने बाएं हाथ के जोर से अपने दाएं हाथ को छुड़ाने की कोशिश की थी। धुंधलाई आंखों के साथ उसका आगे बढ़ने वाला बायां हाथ लड़की के सर से टकराया था। उसके सर से न सिर्फ दुपट्टा उतरा था बल्कि उसके बाल भी खुल गए थे। इमामा ने हड़बड़ा कर उसे देखा जो एक बार फिर अपना बायां हाथ आगे ला रहा था। इमामा ने अपने बाएं हाथ से उसकी कलाई को पकड़े रखा, जबकि दाएं हाथ में पकड़ी बैंडेज छोड़कर अपनी पूरी कुवत से अपना दायां हाथ उसके दाएं गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतना जन्नाटेदार था कि एक लम्हे के लिए सालार की आंखों के सामने छाई हुई धुंध छट गई। खुले मोर आंखों के साथ दम बखुद उसने लड़की को देखा था, जो सुर्ख चेहरे के साथ बुलंद आवाज में उससे कह रही थी, अब अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी काट दूंगी। सुना तुमने? सालार ने उस लड़की के अक़ब में वसीम को कुछ कहते सुना, मगर वो कुछ समझ नहीं पाया। उसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब रहा था। मगर उसने फिर एक आवाज सुनी, नस्वानी आवाज, इसका ब्लड प्रेशर चेक करो। सालार को बेइख्तियार चंद लम्हे पहले अपने गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ याद आया। वो चाहने के बावजूद आंखें नहीं खोल सका। वही नस्वानी आवाज एक बार फिर गूंजती थी, मगर इस बार वो उस आवाज को कोई मफहूम नहीं पहना सका। उसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गया था।